गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम राजस्थान की पंचायत समितियों में शिक्षा का प्रशासन किस प्रकार से है हमारे राजस्थान में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आज आपको लोकतंत्रवादी शिक्षा व्यवस्था, उसके कुछ सिद्धांत है जो कल के टॉपिक में से कुछ रह गए उनको बतलाएंगे। उसके बाद राजस्थान पंचायत समितियों में जैसे बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये बहुत सारी समितियाँ हुई थी तब पंचायत राज का गठन हुआ था। उसके बाद शिक्षा में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, किन किन टॉपिकों को लाना चाहिए, ग्राम पंचायतों को देना चाहिए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोकतंत्रवादी शिक्षा प्रशासन का क्या सिद्धांत है या क्या क्या महत्व बतलाए गए जो कल के टॉपिक में हमारे कुछ रह गए थे, वो छूट गए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे लोकतंत्रवादी शिक्षा प्रशासन, लोकतंत्र में राज व्यक्ति के विकास तथा उन्नति के लिए है। लोकतंत्र में राज्य व्यक्ति के विकास और उन्नति के लिए, व्यक्ति के विकास और उन्नति के लिए कौन? लोकतंत्र में राज्यों का जो कार्य है वो क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और उसकी उन्नति हो। यही लोग राजतंत्रात्मक थोड़ी है, लोकतंत्रात्मक है। तो इसमें आम जन है, निम्न से निम्न वर्ग और उच्च से उच्च वर्ग की क्या हो? विकास हो और उन्नति का विकास हो। लोकतंत्र राज्य अन्य संगठनों में से एक है जिसका व्यक्ति क्या होता है? सदस्य होता है। लोकतंत्रीय देशों में राज्य शिक्षा में स्वतंत्रता को महत्व देता है। राज्य शिक्षा में स्वतंत्रता को महत्व देता है। अब कैसे महत्व देता है? देखिए, हमारे विभिन्न बहुभाषी वाले भारत देश में बहुत सारे लोग निवास करते हैं। अलग अलग राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, जैसे 28 है, 29 है, जितने भी राज्य हैं इनमें से इनकी जो शिक्षा प्रणाली है, वैसे तो कहते हैं NCERT का अगर कोर्स लागू हो तो पूरे देश में क्या होगा? एक। पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, उनके लिए राज्य शिक्षा को स्वतंत्रता देता है। वो अपने महत्व को, अपने क्षेत्र विशेष को, क्षेत्र के अनुसार, मातृभाषा के अनुसार बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। ये स्वतंत्रता प्रदान दी जाती है और ये इसका क्या है? महत्व है। वहाँ शासन की निरंकुशता तथा अनावश्यक प्रभुत्व से सावधान रखने के लिए शिक्षा को स्वतंत्र रखना उपयोगी माना है। लोकतंत्र का सामाजिक वातावरण तथा प्राइवेट शिक्षा दोनों को अनुकूल प्रतीत होती है। वहाँ राज्य के अन्य संगठन की शिक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र में राज्य को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, वरन सरकारी एवं निजी शालाएं एक दूसरे के स्पर्धा के कारण उन्नति करती है तथा आदर्श बनने का प्रयास करती है। निजी तथा सरकारी क्या करती है? दोनों ही क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोनों ही क्या? उन्नति की ओर। तो अपना आदर्श प्रस्तुत करना, निजी स्कूल के जो प्रशासक हैं, जो शासन चलाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल के जो बालक हैं, हमारे स्कूल के जो बालक हैं, उन बालकों का जो मूल्यांकन हो वो उच्च स्तर से हो, उन बालकों का विकास सर्वांगीण हो। इधर सरकारी स्कूल के भी जो अध्यापक हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विकास और उन्नति अच्छे से हो, वो बहुत ही प्रोग्रेस करे। तो इन दोनों में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा। और ये अपने आप को आदर्श अर्थात मॉडल बनाने के लिए होड़ लगी रहती है। किसमें? लोकतंत्रवादी देश के लोगों के लिए यह शिक्षा, लोकतंत्रीय शिक्षा प्रशासन में निम्नलिखित सिद्धांत माने जाते हैं। यदि शिक्षा को महत्व देता है, लोकतंत्रवादी कहता है कि आपको स्वतंत्र है, जो राज्य अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है
जैसे कोई महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्रीय भाषा है, राजस्थान है तो राजस्थानी, पंजाबी है तो पंजाबी, उधर जैसे कश्मीर के उधर की अलग भाषा है, उड़ीसा की ओडिया, तो अलग अलग भाषा के अनुसार उनको स्वतंत्रता प्रदान करना, ये लोकतंत्रवादी देशों में होता है। अब इसके कुछ सिद्धांत बतलाए गए हैं, किसमें? शिक्षा प्रशासन में कुछ सिद्धांत बतलाए गए हैं। जैसे नंबर 1 है बालक को स्वयं सोचने में समर्थ तथा क्रियाशील बनाना। पहला है बालक को स्वयं सोचने में क्रियाशील बनाना। ये लोकतंत्रवादी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है कि बालक को स्वयं सोचने में समर्थ तथा क्रियाशील बनाना। समर्थ तथा क्रियाशील, बालक को इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जिस फील्ड में को चुनना चाहते हो उस फील्ड में आप चुन सकते हो। अगर आर्ट लेना चाहते हो तो आर्ट पढ़ो, साइंस लेना चाहते हो तो साइंस पढ़ो, या फिर आपको क्रिएटिविटी कोई भी चीज़ की इच्छा, व्यवसाय करना चाहते हो व्यवसाय करो, तकनीकी के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो तकनीकी करो। इसमें बालक को स्वयं को सोचने में समर्थ तथा क्रियाशील बनाना, ये लोकतंत्रवादी जो देश है उसके बालकों के लिए यह उन्नति का कारण होता है। इसमें बालक को स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्र बालक को छोड़ दिया जाता है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, स्वयं चिंतन करेगा, तर्क करेगा, अपने आप में मोटिवेट होगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो वो स्वयं ही निर्णय लेने के लिए तत्पर हो जाएगा। अगला जो इसका सिद्धांत बतलाया है वो है बालक भी संगठन का मुख्य अंग है। जो भी संगठन बनाते हैं उसमें बालक भी क्या है? मुख्य अंग। बालक भी संगठन का मुख्य अंग है। क्या है? मुख्य अंग। जी हाँ, बिना बालकों के तो आप शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, और बिना बालकों की रुचि, उनकी जागृति, उनकी स्पर्धा को देखते हुए आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। तो बालक भी संगठन का मुख्य अंग है। अगला जो सिद्धांत बतलाया है वो है जिन व्यक्तियों को शाला प्रशासन प्रभावित करता है, जिन व्यक्तियों को शाला प्रशासन प्रभावित करता है, जिन व्यक्तियों को शाला प्रशासन प्रभावित करता है उनमें से अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा नीति निर्धारण में परामर्श लेना। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जिन व्यक्तियों को शाला का जो प्रशासन है वो क्या करता है? प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। उनकी जो सारी चीज़ें हैं उनको वो क्या लगती है? अच्छी लगती है, तो प्रभावित हो जाएगा।
कौन? जो व्यक्ति है, उनमें से अधिक व्यक्तियों द्वारा नीति निर्धारण में परामर्श लेना चाहिए। अगर वो प्रभावित हैं उस शाला के प्रशासन से, तो उन व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों से क्या लेना चाहिए? परामर्श। अगर इसमें कुछ और त्रुटि रह गई हो तो हम इसमें और सुधार क्या कर सकते हैं? आपकी राय में और इसमें क्या क्या चीज़ों की सुविधाएं उत्पन्न हो जिससे बालक पढ़ने में रुचि उत्पन्न करे और बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके? तो जो व्यक्ति शाला प्रशासन से प्रभावित होता है, उन व्यक्तियों से जो नीति निर्धारण करते हैं, हम नीति बनाते हैं, उनसे परामर्श लेना अवश्य रूप से लेना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है कर्तव्य तथा कार्य में संशय या दुविधा न होना। कर्तव्य तथा कार्य में संशय या दुविधा ना होना। कोई भी क्या कार्य करते हैं तो उसमें संशय और दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सस्पेंस में पड़ जाओगे, दुविधा में पड़ जाओगे, अंतर्द्वंद में हो जाओगे, तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो आप कर्तव्य तथा कार्य में कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी आपके ऊपर भार आ गया, शाला का या विद्यालय का, आपको जैसे मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से करोगे? उसमें सोचना, चिंतन करना कि मुझे किन किन के द्वारा ये कार्य संपन्न करवाना है, मैं अकेला नहीं कर सकता। तो कार्य की योजना बनाकर उसको कार्य को बारी बारी से बंटवारा किया जाना चाहिए और इसमें दुविधा नहीं होती। अगर आप दुविधा में आ जाओगे, संशय में पड़ जाओगे, तो वो कार्य सफल नहीं होगा। अगला जो सिद्धांत है वो है शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों की विशेष योग्यताओं तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों की विशेष योग्यताओं तथा प्रशिक्षण को बालकों के लाभ के लिए अधिकतम उपयोग में लाना। ये सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों की विशेष योग्यता, कौन सी विशेष योग्यताओं तथा प्रशिक्षण को बालकों के लाभ के लिए अधिकतम उपयोग में लाना। जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं या जो भी अध्यापक है या जो भी कर्मचारीगण हैं, उन्होंने विशेष योग्यता धारण की है या विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उनका कर्तव्य है कि वो बालकों के लिए इसका लाभ जरूर प्रदान करें। जो भी उन्होंने योग्यता हासिल करी है, जो भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, तो उनका लाभ बालकों के लिए अधिक से अधिक देना चाहिए। जो भी नवाचार के माध्यम से वो बालकों को नई नई ट्रिक के अनुसार, नई नई विधियों के अनुसार पढ़ाना चाहते हैं, तो वो बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। अगला जो सिद्धांत है वह है अधीनस्थ अधिकारियों के मानवीय अधिकारों से अधीनस्थ अधिकारियों के
अधीनस्थ अधिकारियों के मानवीय अधिकारों से नौकरी में मानवीय अधिकारों से नौकरी में अधीनस्थ अधिकारियों के मानवीय अधिकारों से नौकरी में स्थायी होने, उचित कार्य स्थायी होने, उचित कार्य तथा परिश्रम करने पर आदर तथा प्रशंसा का अधिकारी, आदर तथा प्रशंसा का अधिकारी आदि का विचार रखा जाता है। अभी बहुत लंबी क्या हो गई, कोटेशन हो गए, बहुत लंबी लाइन हो गई, आपको समझ में नहीं आया क्या है। अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के मानवीय अधिकारों से नौकरी में स्थायी होने, जिनके नीचे आप काम कर रहे हो तो अधीनस्थित हो गए। आपके जो अधीनस्थ हैं उन अधिकारियों के मानवीय अधिकारों से, जिसके हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उसके मानवीय अधिकारों से नौकरी में स्थायी होने। एक तो क्या नौकरी क्या हो जाएगी, स्थायी होने के क्यों, हम उनके मन मुताबिक अपना कार्य कर रहे हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उनके विभिन्न रुचियों के माध्यम से हम बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बालक इंटरेस्ट ले रहे हैं और बालक उनकी पढ़ाई से क्या संतुष्ट है। तो मानवीय अधिकारों में स्थायी होने, उचित कार्य तथा परिश्रम करने पर, कार्य अधिक कर रहे हैं, परिश्रम भी अधिक करें तो आदर और प्रशंसा का अधिकारी आदि विचार रखा जाता है। जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी आदर और प्रशंसा का विचार रखना, मतलब उनकी प्रशंसा भी करते हैं। 5 लोग आते हैं, जैसे अभिभावक आते हैं तो उन गुरुजी को बुला के लाइए, ये गुरुजी हमारी फैकल्टी है, हमारे इतने अच्छे हैं, साइंस के, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो भी है उनके बारे में बतलाएं। तो इनका आदर और सम्मानित हुआ कौन से, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो ये क्या हुआ था इनका सिद्धांत। यदि शिक्षा प्रशासन में उपयुक्त तत्व हो तो न केवल प्रशासन शाला जीवन को पोषक और उन्नत बनाने वाला हो, वरन सामाजिक जीवन भी उन्नत और पोषित होगा। अगर इन स्टेपों के द्वारा हम अपने प्रशासन को अच्छे से चलाएं या अच्छे से उनको डिफाइन करें तो हमारा जो इस शाला प्रशासन है वो पोषक एवं पालक ही नहीं होगा, वो क्या होगा, बल्कि सामाजिक उन्नति भी इससे होगी। तो समाज का ही लघु रूप क्या है विद्यालय में, तो इसमें बतलाया गया है कि इसमें ऐसा शिक्षा प्रशासन संबंधी व्यक्तियों को स्वावलंबी, कर्तव्यपरायण, आत्मविश्वासी तथा सक्रिय बनाएगा। ऐसा शिक्षक प्रशासन क्या बनाएगा, व्यक्तियों को स्वावलंबी, कर्तव्यपरायण, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ उनमें अपने आप में मौजूद हो जाएगी। तो हमारा सामाजिक जो स्तर है वो उच्च होगा। ऐसा शिक्षा प्रशासन विकेंद्रीकृत होता है। कैसा होता है, विकेंद्रीकृत। तो उसके बाद विकेंद्रीकृत अपना यहाँ आएगा राजस्थान की पंचायत समितियों में, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी जो गांव है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। विकेंद्रीकृत
समाज की या विकेंद्रीकृत राज्य की या प्रशासन की, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। ये आपके जो कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, एग्ज़ाम देते हो, तब इस डेट को पूछा जाता है, उस गांव का नाम पूछा जाता है और किसने किया उसका भी नाम पूछा जाता है। 3-4 तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। विकेंद्रीकृत प्रशासन, अब हो जाएगा कि हमारे राज्य सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत, हमारी सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने व सफल बनाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारी जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए और सफल बनाने के लिए, मजबूत और सफल बनाने के लिए क्या किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? 2 अक्टूबर 1952 को। तब इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता का व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करना है। भारत की इसका उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? भारत की जो ग्रामीण जनता थी उसका व्यक्तिगत क्या करना है? व्यक्तिगत व सामूहिक कल्याण करना, व्यक्तिगत या सामूहिक कल्याण करना। कब? 1952 के तहत भारत सरकार ने या हमारी सरकार ने सामूहिक जो विकास कार्य की स्थापना कब की थी? 2 अक्टूबर 1952। उसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनता में व्यक्तिगत या सामूहिक कल्याण करना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम मजबूत और सफल बनाना। इसके बाद इसका अर्थ है कि ग्रामीण जनता स्वयं योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित करें, सरकार उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता करें। ग्रामीण जनता स्वयं क्रियान्वित करें, योजना बनाए फिर क्रियान्वित करें और जो सरकार है वो उनको क्या? तकनीकी का लाभ दें। आप इन टेक्निकों के माध्यम से करें। तो योजना के इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो सामूहिक जो जनता के रूप में या व्यक्तिगत जो लोग थे, व्यक्तिगत रूप में क्या करें? स्वयं योजना बनाएं और योजना बनाते हुए क्रियान्वयन करते हुए स्वयं आत्मविश्वास स्वयं के रूप में ही करना, ये सामूहिक विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। भारत सरकार ने समय समय पर सामुदायिक विकास योजना का मूल्यांकन करने के लिए समितियां गठित की थी। सामुदायिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर गठित कमेटियां की थी। सन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्ष में 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास कार्य के मूल्यांकन के लिए एक अध्ययन नियुक्ति की गई थी। इस मंडली का अब आमतौर पर मेहता कमेटी के नाम से कहा जाता है। वो तो है ही है, मेहता कमेटी तो है ही है। ये जो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है इसका मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने समय समय पर क्या की थी? समिति गठित की थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? 1957 बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और इसका मूल्यांकन किया गया। बलवंत राय जो इसको कहते हैं कि आपकी जो कंपटीशन होती है की तैयारी देते हो, आप कोई भी प्रतियोगिता की तैयारी में हो तो पूछता है कि मेहता कमेटी का गठन कब हुआ? तो इसको बोलते हैं मेहता कमेटी। कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1957 में। या फिर पूरा नाम ले लेते हैं, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सन 1957 में मेहता कमेटी का गठन हुआ। किसके
किसका मूल्यांकन करने के लिए, अगर ऐसे भी घुमा के पूछ ले किसका मूल्यांकन किया गया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1952 के तहत, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1959 में भारत सरकार से सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जनता की संस्थाओं को पूर्ण रूप से सौंपी जाए। 1959 में क्या की थी, सिफारिश, किससे, सिफारिश भारत सरकार से, भारत सरकार से क्या की थी, सिफारिश की कि जनता की जो कमेटियाँ हैं, जनता की संस्थाओं को पूर्ण रूप से सौंपा जाए। जो विकास का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की योजना बनाया और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जनता की संस्थाओं को, जो विकास का जो कार्यक्रम है वो उनकी जिम्मेदारी किनको दी जाए, जनता को सौंपी जाए, पूर्ण रूप से सौंपी जाए। ये नहीं कि शासन कोई और कर रहा है और जनता उसमें कार्य कर रही है, तो क्या कैसे सौंपी जाए, पूर्ण रूप से, जिसे जनता बढ़ चढ़ के भाग ले और स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित हो। इसके आधार पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बनाई गई। किसके आधार पर, पूर्ण रूप से जनता के रूप में आ गया तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बनाई। तो इस योजना का जो सर्वप्रथम सन राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना कहाँ हुई थी, 2 अक्टूबर 1959। कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले में वगदरी गांव में। कौन सा गांव था, वगदरी गांव। उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटनकर्ता का भी नाम आता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना 2 अक्टूबर 1959। स्थापना करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में। बस जनता को पूरी संस्था शासन आपने सौंप दिया है तो विकेंद्रीकरण की योजना बना ली, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य सरकार को 232 खंडों में विभाजित किया था। कितने खंडों में विभाजित किया था, 232 खंडों में। विकेंद्रीकरण के द्वारा 232 खंडों में विभाजित किया, ठीक है, जिन्हें पंचायत समितियां कहते हैं। राज्य सरकार को 232 खंडों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहते हैं, पंचायत समिति। स्वशासन के अंतर्गत आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला प्रशासन, ये सारी चीजें पढ़ते होंगे। तो वो स्वशासन यहीं से चला आ रहा है। जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना का आयोजन किया था। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत पर पंचायत समिति। पंचायत समितियां मूलतः विकास संबंधी कार्यक्रम को पूरा करती है। इन कार्यों को जहां तक शिक्षा का संबंध है, पंचायत समितियों को निम्न उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं। अब आपको समझ में आया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952। उसके बाद इसका मूल्यांकन का उद्देश्य क्या था, व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण करना और इसको सफल बनाना। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि इसका मूल्यांकन किया गया था किस कमेटी के द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में गठित की गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने सिफारिश की थी 1959 में। मेहता कमेटी ने भारत सरकार से सिफारिश की कि जनता को पूर्ण अधिकार दिया जाए, पूर्ण रूप से सौंपा जाए। फिर उसके बाद में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की योजना बनाकर 2 अक्टूबर
1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगरी गांव में इसकी स्थापना की गई थी। फिर राज्य सरकार को 232 खंडों में अर्थात पंचायत समिति के नाम दिया गया जिला स्तर पर जिला परिषद में। अब इसके जो मूलभूत इनको पंचायत समितियों के जिला खंडों के रूप में क्या मिला, अर्थात किन किन तत्वों को इसमें समाहित किया, पंचायत समिति को क्या उत्तरदायित्व दिया गया। तो उत्तरदायित्व था इनका प्राथमिक शालाओं का संचालन करना। पहला था प्राथमिक शालाओं का उत्तरदायित्व, प्राथमिक शालाओं का संचालन करना। मैं आपको पढ़ाती हूँ 2-3 जब टॉपिक हमारे चल रहे हैं तो 2-3 दिनों से ये बता रही हूँ कि ग्राम पंचायत पर, तो ग्राम पंचायत पर जो सरपंच होता है वो वहाँ पर जाके बच्चों को संभालता है, बच्चों को देखता है, बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है, कोई बाधित तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो तभी से है ये पंचायतों को पावर कि प्राथमिक शालाओं का संचालन करना, प्राथमिक शालाओं का बुनियादी शालाओं के रूप में विकसित करना, प्राथमिक शालाओं का बुनियादी शालाओं में विकसित करना, बुनियादी शालाओं में विकसित करना। अगला जो उत्तरदायित्व है वो है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े जातियों के आश्रित जनों को छात्रवृत्ति देना। अनुसूचित जाति क्या, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना। ये किसके जिम्मेदार था, पंचायत स्तर पर। अगला जो पॉइंट है वो है सूचना एवं मनोरंजन केंद्रों की स्थापना करना। सूचना और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना भी इनके अधीन दी गई थी। ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना करना, ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना करना। अगला जो पॉइंट है वो है युवक संगठनों की स्थापना करना, प्रौढ़ शिक्षण केंद्रों का संचालन, प्रौढ़ शिक्षण संस्थानों का संगठन, प्रौढ़ शिक्षा के जो संस्थान हैं उनका संगठन करना। ये पंचायत स्तर पर उनको उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अब पंचायत समितियों की रचना, ग्राम पंचायतों के सरपंच, तहसील पंचायतों के और विशिष्ट वर्गों के, क्षेत्र विशेष की सभी ग्राम पंचायतें तथा तहसील पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के दर्शन के अनुसार शिक्षा का महत्व स्थानीय दृष्टि से विशेष है। शिक्षा की व्यवस्था में समिति तथा ग्राम पंचायतें किस प्रकार प्राथमिक शालाओं का प्रशासन चलाती है, स्पष्टीकरण है। जैसे पंचायत समिति, फिर समाज सेवक, फिर अन्य संगठन, उसके हिसाब से जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है ये पंचायतों पर निर्भर करता है। तो निष्कर्ष रूप में हम यह बतलाते हैं कि प्राथमिक शालाएं पंचायत समिति के निरीक्षण का मार्गदर्शन है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य शिक्षा पर ही निर्भर है। लोकतंत्रात्मक तथा सार्वजनिक शिक्षा युग की विशेषता है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य किस पर है, छात्रों पर और शिक्षा पर। शिक्षा अगर हम छात्रों को अच्छे से देंगे तो हमारा देश बहुत ही उन्नतिशील होगा और विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होने पर देश का अधिक उत्थान में सक्षम हो सकती है। इस संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन का विकास आज की आवश्यकता है। शैक्षिक प्रशासन का विकास आज वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है। तो ये राजस्थान की पंचायत समितियों में शिक्षा का प्रशासन आपका समाप्त और यूनिट इकाई 2 भी आपकी आज समाप्त। आशा करती हूँ यूनिट इकाई के जो भी पॉइंट हैं, जो भी आपके इकाई के रूप में मैंने प्रकरण के रूप में पढ़ाएं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज का टॉपिक
आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।